ప్రధాని మోదీతో బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ ముఖాముఖి నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक अलग चीज है। मैं स्ट्रिक हूं, डिसिप्लिन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है। हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी। तो मैं जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, और मैं कहूँगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखे, उसे निकाले। जैसे मैं निकालता हूं, क्या करता हूं, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूं और अपना गुस्सा निकाल लेता हूं, और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूं और जोर से चीखता हूं, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है। अच्छा, मन की स्थिति के लिए। ओके। एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना। दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं अपने अंदर एक चीज डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ, भाई आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही। और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें, मेरी जो इमोशंस है, उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा, यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया था। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ, बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई।
और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कोई पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था, तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहाँ सीएम थे। तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? आप ह्यूमर, मेरे परिवार में मेरी एक तो विशेषता मैंने है। जैसे आपको बताया, आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं, कई लोगों से ऐसे ही बातचीत करते वक्त वो बातें, यार बड़ा काम करवाते हैं। तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके। तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात तो ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है। अच्छा, वो अलग बात है। सही नहीं है। और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ, शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहा है जी। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है। ओके। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे। मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं। तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तो उनको लगता है कि ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास में एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं जिंदगी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो। तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय खराब नहीं करता हूँ मैं। दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ जा, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ, तो उनका ध्यान नहीं था। तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था। उससे मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फ़ोन नहीं आता है। मैं किसी को नहीं कहता। मानता हूँ, मैं भी आपसे 2-3 बार मिला हूँ, आपने मतलब इट इज। तो ये मैंने डिसिप्लिन खुद के जीवन में लाया, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये टोटली मेरे लिए डेडिकेटेड टाइम था, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इन चीज़ों का एक प्रभाव पैदा होता है। जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, मेरे परिवार में हमेशा एक कल्पना थी, कभी पिताजी राजी नाराजी हुए हो, कभी छोटी मोटी हो, तो हमेशा मैं पूरे माहौल को एक आधे मिनट में हल्का कर देता था। ये मेरा एक स्वभाव था। आज भी मुझे वो करने का मज़ा आता है, शब्दों से खेलना वगैरह। पर अब क्या हो गया है जी, हर चीज़ के अलग अर्थ निकाले जाते हैं, आधा अधूरा वाक्य उठा करके उछाल दिया जाता है। तो अब डर लगता है कि कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है, हंसी मजाक कहावत सब होना चाहिए,
लेकिन अब दुरुपयोग हो जाता है तो डर लगता आज ये सोशल मीडिया की वजह से लोग कोई भी शब्द कोई भी उल्टा सीधा है। करवा सोशल के, मीडिया के बजाय टीआरपी वाले परेशानी टीआरपी वाले करते हैं। तो आप जरा अपना ह्यूमर को बचा के रखते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आपके जो दोस्त हाँ हाँ हैं, हाँ, वो तो उनके आज भी साथ- चलता है जी। मेरी कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग होता है तो मेरे जो जूनियर अफसर हैं वैसे वो बेचारे संकोच करते हैं, क्योंकि उनके लिए पीएम जो एक ऑरा बना हुआ है दुनिया में वो तो बड़ा अलग है। मैंने वो ऑरा रखा नहीं है, मैं दोस्ताना करता हूँ, तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी कभी। सर, ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त, आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा, अब खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि लेकिन हम तो कहते हैं- कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के सामने, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं एक होता ये। बहुत पहले की बात है, जी। तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, नहीं किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त। तो मार रहे हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, ये गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ, तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी हाँ, साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा, हाँ। that is something very big to know about. सर, अच्छा, वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है, जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा। आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके पहले नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ। हाँ, एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में, वहाँ मेरे गांव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे। उन्होंने सब बच्चों को एक गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते, गुल्लक दिया और बच्चों को कहा भाई इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा, आने वाला कुछ था ही नहीं, तो क्या आएगा? तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया। अब गांव छोड़ के चले गए हम, बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पट्टी करनी पड़ती थी। तो वो मुझे ढूंढते रहते थे कि इसका बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा, और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब जरा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा। तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया, तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। जब मैं निकला वहाँ से
तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा, अब मुझे तो कोई उपयोग है नहीं, तो मैं ये दे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा भाई मैं करूँगा क्या इसलिए जाकर के। तो खैर अफसर लोग मेरी इज्जत करते थे तो ज़्यादा बहस नहीं की, चले गए। शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर के आए मिलने के लिए। फिर उन सब ने तीन लोग थे, ये समझाया, बोले देखो मोदी जी ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके ऊपर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पद पर तो कब रहोगे, कितना रहोगे आप, और बाद में बोले कोई नहीं देगा आपको। तो हमारी प्रार्थना है कि तो ऐसा मत कीजिए। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, ओके। मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। तो अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। फिर वहाँ मुझे सरकार की तरफ से एमएलए को एक प्लॉट मिलता है, ओके, पैसों से मिलता है लेकिन कम खर्चे में। हाँ। वो प्लॉट मिला तो मैंने पार्टी को कहा भाई ये ले लो आप, मैं आपको दे देना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी। फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो जमीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है। मुझे पूरा याद मालूम नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता, लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। साहब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो दीकरो क्यों छे, मतलब मेरा बेटा तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छू, मारी दीकरी क्यों छे, डैडी हूँ यहाँ छू, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ। चलो ठीक है, ये बहुत बड़ी ओके। हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में, हाँ, तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही है। और एक बताता हूँ, ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था, तो हम वहाँ जाके बैठते थे। और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है, तो फिर वो थिएटर के थे तो मालिक को कहते थे कि जरा इन बच्चों को बिठा दो ना।
तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद जी बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टूरिज्म को लेकर के सीएम था, टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी वेडनेसडे शायद। हाँ वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा लेकिन पीएम बन के बिल्कुल नहीं, अब तो आपके वक्त भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। क्या मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा हाँ वो कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। और नहीं, मैसेजिंग सोशल मैसेज था। हाँ तो लेकिन खैर वो तो मैंने रियल लाइफ में किया था, लेकिन आपने रियल लाइफ में करीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ये तो मतलब ऐसा कैसा हो गया जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के ऊपर बात की, टॉयलेट्स के ऊपर बात की। तो आपको वो डर नहीं लगा कि आप पहली बार मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सबसे पहला मतलब द फर्स्ट फ्यू मुद्दाज इसी पे रखा हुआ है, स्वच्छता पे रखा हुआ है। स्वच्छता आपके मायने रखती है? मैं मेरे जीवन में मैंने गांधी जी वगैरह जो पढ़ा है, और कुल मिला के मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बीमारी, गरीबी, इन सब की चीज़ों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे बड़ा विषय है। लेकिन प्रिवेंटिव चीज़ें मैं देखता हूँ, एक स्वच्छता और एक फिटनेस। आप अपने शरीर को फिट रखिए, बनाइए, तो बाकी आर्थिक रूप से बोझ बनता नहीं है ज़िंदगी, उस प्रकार से जिए। पर्सनल हाइजीन में तो हमारे यहाँ शास्त्रों के कारण, संस्कारों के कारण पैर धो करके आओ, हाथ धो, मंदिर में जाते हो तो नहा करके जाओ, सब बहुत सिखाया जाता है। सोशल हाइजीन के प्रति हम उदासीन रहे हैं। और भारत जैसा देश दुनिया में, अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, एक कारण है गंदगी जी। वैसे भी किसी भी समाज के लिए शोभा नहीं देता है। तो मेरे मन में एक बड़ी चीड़ है, और मैंने सोचा इसको एक जन आंदोलन बना देना चाहिए। और देश को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देशवासियों ने इस कार्यक्रम को अपना बना लिया। और ये 9 करोड़ टॉयलेट बन जाना 2014 के पहले 38% रूरल सैनिटेशन था, 98% हो गया। देश तैयार था, और मुझे खुशी है कि देश ने किया है। मैं तो कौन होता हूँ करने वाला जी, देश ने चीज को उठा ली। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं? मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे हैं गार्डन में, सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए? मेरी एक आदत है, कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर। चीनी में लेता नहीं। हाँ, चीनी लेता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लेते? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट, तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मजा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए। खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है। और वो जगह कौन सी है? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ, और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ, अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है। वहाँ तो एकदम से वो बंद। लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा, एक चीज़ मैंने बहुत की थी, और जो जैसा आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा। पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी। अच्छा, नहीं। मैं दिवाली में
4-5 दिन कहीं चला जाता था और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी पानी वगैरह वो साथ ले लेता था और वो भी मैं उठा के ले जाकर उतना ही। और मैं पहले रिसर्च करके रखता था जंगलों में कोई जहाँ इंसान न हो लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था। कभी पेड़ के नीचे क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था। मैंने तो टीवी वगैरह तो थे ही नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार न कुछ नहीं, कागज पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं। और 5 दिन मैं ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ओके, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा ही मेरा, वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज़ है। तो कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ। अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, जिंदगी अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तक मैं नहीं किया है। मैं उससे बहुत ताकत पाता था और जो विचार आए आने देता था। किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो यही मेरा एक तरीका रहता था। आपका और मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी वेटर था। दोनों के आप और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बनाई है बस। तो ये रहा है बस। जब मैं चाय बेचता था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था, हर एक के स्वभाव को समझता था। बिना कारण जो चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था, तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत मज़ेदार है मेरी ज़िंदगी की, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ, प्राइज करता हूँ। मुझे हमारे सिकंदर बख्त साहब थे बीजेपी के लीडर जी, वो मुझे हमेशा कह रहे यार मोदी तू इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बोले गुज्जू है। ये तेरा मुरारजी, वो दोस्ताना है तो बहुत बढ़िया आयु के थे, बोले तेरा मुरारजी इतने साल तक यहाँ रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे। तो उसका कारण ये था कि मैं चाय बेचता था तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है जो माल ढोती वो ज़्यादा आती थी। और मुंबई में जो भैंसों का तबेले रहते हैं उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था। तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था। हम उनको चाय चाहिए, हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। अच्छा, फिर वो क्या करते थे, अपना म्यूजिक की कुछ चीज़ें ले आते थे, तो शाम को वो चौपाइयाँ अपना भजन कीर्तन करते रहते, तो मैं कभी जाके बैठ जाता था। तो मुझे उसके कारण नॉर्थ के कल्चर से परिचय आया। तो एक प्रकार से चाय ने मुझे ये लैंग्वेज सिखा दी। तो ये जो सॉन्ग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? गुनगुनाना तो नहीं होता है, लेकिन मैं जब चाहता तो मेरे मन पे जो कुछ गीत है, ज्योति कलश छल के या ये पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज के कोई गाने नहीं गुनगुनाते? आज तो पता ही नहीं मुझे। मुझे आपसे बात करके चलिए, देश के लोगों के लिए काम आएगा कुछ बातें नहीं ये बहुत सारी चीजें काम में आएंगी, इसमें बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये चुनावी आपाधापी तू मैं के बीच ये भी एक कुछ पल होता है। तो जो आप पूछते हैं ना कैसे रिलैक्स होते हो, ये भी तरीका है रिलैक्स होने का। बहुत रिलीफ रहेगा।